इस वीडियो के एंड में तमाम लर्नर्स एबल होंगे इस चीज को डिफाइनिंग करने के लिए कि ऐसे क्या है। डिफाइनिंग एन ऐसे, ऐसे को डिफाइन कर सकेंगे, डिस्क्राइब कर सकेंगे टाइप ऑफ एन ऐसे को, एक्सप्लोर कर सकेंगे फेसेस ऑफ एन ऐसे को, अंडरस्टैंड करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर टू एन एकेडमिक ऐसे, लर्न अबाउट सम यूजफुल राइटिंग रिसोर्सेज। इस वीडियो में ये तमाम चीजें डिस्कस होंगी। अब एक एक चीज करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है ऐसे कहते किसको है, व्हाट इज एन ऐसे। डेफिनेशन, ऐसे कोई भी चीज आप देखते हो, किसी भी राइटिंग फॉर्म में आप देखते हैं, आपको एक ऐसे दिया जाता है तो आप देखते हैं कि जो ऐसे है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। इंट्रोडक्शन देते हैं, उसमें इंट्रोडक्शंस के बाद आप टॉपिक के बारे में ब्रीफली बताते हैं, उसकी हिस्ट्री बता देते हैं, उसके बाद उसकी डिफाइन करते हैं। डिफाइन करने के बाद जब आप नीचे की तरफ चलते हैं तो आप आर्गुमेंट्स उनके बारे में देते हैं, उसके बारे में एनालाइज करते हैं, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उस टॉपिक के बारे में बताते हैं, फिर आप कंक्लूजन करते हैं, रिजल्ट बताते हैं। तो ये क्या है, ये आपने एक स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग की है कि आपने हर पार्ट को अलग-अलग फॉर्म में डिवाइड कर दिया है। तो ये क्या प्रेजेंट करता है, ये प्रेजेंट करता है आर्गुमेंट को, नरेटिव को और एनालिसिस को। तो ऐसे क्या है, ऐसे एक ऐसा स्ट्रक्चर पीस है जिसने क्या प्रेजेंट किया है, आर्गुमेंट, नरेटिव और एनालिसिस। ऐसे समझ आया कि ऐसे क्या है। अब ऐसे की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले जब हम इंपॉर्टेंस देखते हैं, कोई भी ऐसे लिखा हुआ है, हम ऐसे क्यों लिखते हैं, हम स्किल्स को डेवलप करने के लिए देखते हैं। हम इसके लिए क्या चाहिए होती है, एसेंशियल स्किल्स फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल सक्सेस। इसके लिए एकेडमिक और प्रोफेशनल दोनों टाइप की स्किल्स चाहिए होती है और ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उनके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। जब भी आप कोई भी ऐसे देखते हो तो आप सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, आप उसके बारे में डीपली सोचते हैं, फिर आपने डीपली सोचा, फिर आपने उस नॉलेज को डेमोस्ट्रेट किया। डेमोस्ट्रेशन यानी उनको एक आप डेमो, यानी आप उसको ये तो नहीं कर सकते आप उसको कोई भी ड्रामा करके दिखा रहे हैं, नहीं, आप उसमें को नॉलेज को डेमोस्ट्रेट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। बाज दफा होता है कि वीडियोस वगैरह में कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बना के दिखाई जाती है जिसमें डिफरेंट एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज की डेमोन्स्ट्रेशन है, रिटर्न फॉर्म में दिया जाता है। और रिसर्च स्किल्स, इसके लिए रिसर्च स्किल्स रिक्वायर्ड होती है। जिस तरह वक्त गुजरता जाता है एक टॉपिक के बारे में आपको मजीद चीजों का पता लगता है। फर्ज करें कि जैसे कि आपको पता लगा कि कोविड क्या है, ठीक है, कोविड आया, कोविड के बारे में आपने रिसर्च किया, कोविड क्या है, कोविड के बारे में मजीद चीजें पता चलती गई कि इसका ट्रीटमेंट ये है। पहले तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं था ना, तो हर कोई यही कहता है इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो ये क्या है, उसके बारे में रिसर्च स्किल्स की गई कि ये इस चीज से फर्क पड़ रहा है, पेशेंट्स को इस चीज से फर्क पड़ रहा है। तो इस तरह ये क्या है, रिसर्च स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं और ये भी रिटन फॉर्म में ही लिखा जाता है और इसके लिए रिसर्च स्किल्स की जरूरत होती है। फिर जो आता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद आप कोई भी इंस्टीट्यूट ले सकते हैं, आप कोई कंपनी ले सकते हैं, कोई कॉलेज ले सकते हैं, कोई यूनिवर्सिटी ले सकते हैं, कोई लैब ले सकते हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ले सकते हैं। पर्सनल डेवलपमेंट, ये इसकी पर्सनल डेवलपमेंट में किस तरह जरूरत होती है कि इस तरह इनहेंस होती है राइटिंग स्किल्स। जब भी एक पर्सन स्टार्ट में जब राइटिंग करने लगता है तो इतनी अच्छी उसकी स्किल्स नहीं होती, वो टूटा फूटा जैसे भी उसको इंग्लिश आती है वो कोशिश करता है कि चलो मैं इस टॉपिक के रिलेटेड या मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करूं। तो जब एक ऐसे टॉपिक पूरा वो बार बार रिपीट करता जाता है तो क्या उसकी खुद की डेवलपमेंट होती है, पर्सनल डेवलपमेंट होगी। और इस तरह कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं कि इस तरह वो कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट पीपल्स के दरमियान में। कि स्टार्टिंग में तो राइटिंग स्किल इतनी अच्छी नहीं थी, इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कि अभी मैंने इंग्लिश सीखना स्टार्ट की है। तो लेकिन जैसे इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी उन्होंने सीख ली तो बहुत अच्छा उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। जब लिखना स्टार्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि लिखने में आपका एक फ्लो बन गया है।
स्किल्स आई, और इस तरह आप अपना जो मैसेज है दूसरों तक बड़ा अच्छा कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू रेटिंग फॉर्म। तो ये क्या है, ये इम्पोर्टेंस है ऐसे की। एप्लीकेशन ऑफ एन ऐसे, एप्लीकेशन ऑफ एन ऐसे क्या है, हर ऐसे की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं और ये यूज्ड होती हैं बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में। और इसकी कुछ जो एप्लीकेशंस होती है उनमें शामिल होता है एकेडमिक राइटिंग, जॉब एप्लीकेशंस, प्रोफेशनल राइटिंग, पर्सनल राइटिंग, लिटरेरी राइटिंग। तो ये क्या है, ये तमाम जो है इसकी एप्लीकेशन होती है। आप एकेडमिक पर्पस के लिए भी राइटिंग यूज करते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं। आप जब भी किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आप रिटर्न एप्लीकेशन दे रहे होते हैं कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, काइंडली आप सीवी भी दे रहे होते हैं। बाज जगह होता है कि एक सीवी प्रोवाइड की थी, बाज जगह क्या होता है आपने वहां ज्वाइनिंग देनी होती है तो आप एक राइटिंग लिख रहे होते हैं, कैसे लिख रहे होते हैं कि मैं ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मुझे ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तो अब मैं अपनी ज्वाइनिंग देने लगी हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, जॉब एप्लीकेशन में भी यूज हो जाता है और प्रोफेशनल राइटिंग में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई भी चीज है, किसी भी किस्म के वाक्य के बारे में आप लिखने लगते हो तो ये उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर अपने आप के बारे में लिखते हैं, पर्सनल राइटिंग आप करते हैं, उसमें आप एक फ्लो के साथ लिखते हैं, अपने बारे में लिखते हैं, मेरी क्या हॉबीज हैं, मैं कितना पढ़ी लिखी हूँ, मैंने क्या क्या चीजें की हैं और मैं क्या करना पसंद करती हूँ, मैं क्या करना नहीं पसंद करती, मैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जा चुकी हुई हूँ, मेरे अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप हो गई हैं। तो मेरी क्या है, ये सारी मेरी पर्सनल स्किल्स में आता है, पर्सनल राइटिंग में आता है कि मैंने आज क्या किया, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, और ये सारा मैं खुद से जो मैं लिख सकती हूँ, जो मैंने खुद के एनवायरनमेंट से सीखा है। तो ये तमाम जो मैं खुद की क्रिएटिविटी भी हो सकती है, तो ये क्या पर्सनल राइटिंग में आता है। लिटरेरी राइटिंग भी इसी में शामिल होती है। फिर मकसद क्या है, ऐसे का मकसद क्या है, ऐसे तो हम लिख रहे हैं, इसका मकसद क्या है, मकसद मेरा ये है कि मैं इन्फॉर्म कर सकूं, ठीक है, परसुएट कर सकूं, एंटरटेन कर सकूं रीडर को। तो ये तमाम ये तीन मकसद है, परसुएट करना, इन्फॉर्म करना और एंटरटेन करना। ओके हो गया। फिर क्या टाइप्स क्या है ऐसे की, 4 किस्म की टाइप है, नरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे, परसुएसिव ऐसे। तो ये क्या है, ये टाइप्स हैं ऐसे की, एक एक करके हम सबको डिस्क्राइब करेंगे। Narrative essay. Narrative essay is the type of writing that tells a story. Imagine sitting around a campfire, sharing an engagement tale with friends. It's a bit like that. These essays allow you to express personal experiences in a creative and compelling way. तो नरेटिव ऐसे क्या है, ये आपको पूरी स्टोरी बताता है। फर्ज करो आप दोस्तों के साथ बैठे हो, आप उनके साथ बैठ के क्या कर रहे हो, आपके इर्द गिर्द कौन से लोग बैठे हुए हैं। तो ये क्या है, ये ऐसे आपको अलाउ करता है कि एक्सप्रेस करो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को क्रिएटिव और कंपेलिंग वे में। तो ये क्या है, पूरी स्टोरी बताता है। आज मैं इधर बैठी हुई थी, अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी, मैंने चाय पी, मैंने क्या क्या एंजॉयमेंट किया, एनवायरनमेंट में मैंने क्या देखा, मैंने अपने दोस्तों के साथ कहाँ कहाँ गई। तो ये क्या, ये स्टोरी मैंने सारी बताई है। तो नरेटिव ऐसे में सारी स्टोरी होती है। फिर आता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। A descriptive essay is like a vivid painting made with words. It's when you use detailed language to describe something, whether it's a beautiful sunset, your favorite cozy spot, or even the feeling of excitement. तो आपने क्या देखा इस ऐसे में, आपने ऐसे में देखा कि लफ्ज को, कोई भी आप लफ्ज हो उसको एक विविड पेंटिंग की सूरत में आपको दे सकते हैं। कैसे, आप क्या यूज करते हो, आप लैंग्वेज यूज करते हो किसी भी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे मैं आपसे उर्दू में बात कर रही हूँ तो मेरी ये क्या है, ये उर्दू में मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। किसी की लैंग्वेज इंग्लिश है तो वह इंग्लिश में लिख रहा है। तो ये कोई भी लैंग्वेज जो डिटेल में इस्तेमाल होती है किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, चाहे ये इट्स अ ब्यूटीफुल सनसेट, योर फेवरेट कोजी स्पोर्ट्स, और इवन द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, ये तमाम चीजें क्या डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आती है। जैसे आई फील एक्साइटेड टुडे और आई फील क्राई। तो ये क्या है, ये लैंग्वेज है, तो मैंने डिटेल दी है ना।
एक छोटे से लफ्ज में मैंने आपको बताया है कि मैं एक्साइट हूँ, मैं सैड हूँ, आज धूप बड़ी अच्छी निकली है और ये जो इन्वायरमेंट है ये भी बड़ा अच्छा है। तो ये क्या है, ये जो बारिश है, ये बादल गरज रहे हैं, बारिश हो रही है, तो ये क्या डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। मैंने एक खूबसूरती दे दी है अपने अल्फाजों से, अपनी लैंग्वेज से, कि आज का मौसम बहुत खुशगवार था। मैंने देखा तो बाग में से गुजरा तो वहां की खुशबू ने मुझे अपनी तरफ माइल किया। तो मैंने क्या है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, और मैंने ये मौसम को कितनी खूबसूरती से बयान किया है कि ये जो मौसम है ये इतना खूबसूरत है, इतना खुशगवार है। मैं गुजर रहा हूँ तो मुझे खुशगवार एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये तमाम जो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आता है। एक्सपोजिटरी ऐसे, तो आप एक्सपोजिटरी ऐसे में क्या देखते हो, आप एक्सप्लेन करते हो चीजों को क्लियरली। ठीक है, आप इमेजिन करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं कि मैंने ना आज बेकिंग करनी है, या मैंने आप बेक कुकीज करनी है, या फर्ज करें कि आप इस चीज को छोड़ के, आप कोई भी चीज बेक कुकीज को छोड़ के आप ये कह दो मैंने आज सब्जियां पकानी है। ठीक है, मैंने आज गोश्त पकाना है। तो ये क्या है, आप बता रहे हो कि मैंने ये गोश्त पकाना है, और दोस्तों को बता रहे हो कि मैं कैसे पकाऊंगा, हाउ टू, कैसे मैं ये सारी चीजें बनाऊंगा। क्लियरली मैं बताऊंगी उन्हें कि मैं ये इतने मैंने सब्जी बनाने लगी हूँ ना, मैंने इतने प्याज लिए, इतना मैंने घी लिया, इतनी मैंने मिर्च, नमक, हल्दी, ये मैंने तमाम जो चीजें कितनी कितनी मिकदार में ली, कितनी मैंने सब्जी ली, कितने मैंने प्याज लिए, कितने मैंने टमाटर लिए। तो मैंने क्या अपने फ्रेंड्स को स्टेप बाय स्टेप बताया कि इस चीज को पानी में डालने की जरूरत है, इसमें ऑयल डालोगे इस तरह पकेगा। तो मैंने अपने दोस्त को तमाम स्टेप बाय स्टेप बताया। ठीक है, और फिर मैंने इंग्रेडिएंट्स भी इसको डिस्क्राइब किया ना कि ये नमक डालोगे तो इससे क्या नमकीन जायका होगा, मिर्च डालोगे तो मिर्च लगेगी, तो ये क्या है, इसकी मिकदार इतनी होनी चाहिए, इसकी मिकदार इतनी होनी चाहिए। और मैंने टिप्स भी बताई। टिप्स किस लिए बताई कि ये ना बद जायका किस्म का खाना बने। तो मैंने उनको क्या किया, टिप्स भी बताई कि अगर नमक तेज हो जाएगा तो आप क्या करोगे। बैंगन की सब्जी लिखा हुआ है, ठीक है, नीचे इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए, इंग्रेडिएंट्स के साथ तादाद लिखी हुई है, और तादाद के बाद तरीका लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये एक्सपोजिटरी ऐसे में आ जाता है। persuasive essay is like having a friendly conversation with your reader. Imagine you are trying to convince a friend to see things your way. You share logical arguments, personal experiences, and maybe even appeal to their emotions. That's what a persuasive essay does. It's all about convincing, not just informing. तो persuasive essay में क्या होता है, ये आपका फ्रेंडली कन्वर्सेशन होता है रीडर के साथ। ठीक है, इमेजिन आपने क्या किया है कि आप अपने दोस्त को कन्विंस कर रहे हैं कि वो चीजों को तुम्हारे नजरिए से, यानी आपके नजरिए से देख सके, और अपनी लॉजिकल आर्गुमेंट्स को शेयर कर सको, और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आप उनके साथ शेयर कर सको, और मे बी इवन अपील टू देयर इमोशंस। और ये तमाम जो इमोशंस हैं उनको ये जो परसुएटिव ऐसे है ये क्या करता है, कन्विंस करता है, नॉट जस्ट इन्फॉर्मिंग। ठीक है, तो परसुएटिव ऐसे कि एक इस किस्म का ऐसे है कि आपने दूसरे शख्स को अपनी तरफ माइल किया है। कि फर्ज करें कि मैं बैठी हुई हूँ, मैं क्या कह रही हूँ अपने दोस्त को, मैं अपने दोस्त को ऐसे के जरिए ये बताना चाह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म हुआ है। ठीक है, मैंने रो धो के बताया है, मैंने बताया है कि आज मैं इतनी अफसुर्दा हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मैं कुछ कर लूं। ठीक है, तो मैंने क्या जाहिर किया, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा चुकी हुई हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। तो मैंने क्या है, दूसरे को भी कन्विंस कर लिया कि मैं वाकई दुखी हूँ, जबकि मैं दुखी नहीं होंगी। तो इसमें मैंने क्या किया, ये मैंने परसुएटिव ऐसे किया कि मैंने जो सी, एक तो मैंने अपने इमोशंस नेक्स्ट पर्सन के साथ शेयर किया, और दूसरे मैंने क्या लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी मैंने आर्गुमेंट्स दिए कि देखो मैं आज गई तो मेरा दिन इसलिए अच्छा नहीं गुजरा, मेरी इस चीज का नुकसान हो गया, इस चीज का नुकसान हो गया, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरे पैसों का नुकसान हो गया, खुदा ना हंसता। तो ये तमाम जो चीजें मैंने एक लॉजिकल आर्गुमेंट दिया ना कि मैं इस वजह से दुखी हूँ।
तो ये वो भी नेक्स्ट पर्सन, मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि मुझे ये पैसे बहुत ज्यादा जरूरी चाहिए थे, मैंने ये अपने काम करने थे। तो जो अगला पर्सन मेरा लेटर पढ़ रहा है, वो लेटर पढ़ के वो भी दुखी हो गया कि देखो ये कितनी दुखी है। तो मैंने अगले पर्सन को खाली बताया नहीं है, मैंने उसको कन्विंस भी किया कि मैं दुखी हूँ। तो ये क्या है, ये परसुएटिव ऐसे है। फेजेस ऑफ ऐसे, फेजेस ऑफ ऐसे: प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग। प्लानिंग फेज में क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन थॉट्स एन आइडिया बिफोर राइटिंग। तो आपने क्या किया, प्लानिंग फेज में आपने सबसे पहले ऑर्गेनाइज किया अपने सोच को। लिखने से पहले आपने प्लान किया अपने सोच को, अपने आइडिया को, मैंने ये हेडिंग बनानी है, इसमें ये मैंने करना है। तो ये क्या आपने प्लान कर लिया। प्लानिंग फेज के बाद ड्राफ्टिंग फेज। ड्राफ्टिंग फेज में आपने क्या किया, राइटिंग किया फर्स्ट वर्जन ऑफ द एसे, इंट्रोडक्शन, बॉडी, पैराग्राफ्स, कंक्लूजन। ठीक है। ड्राफ्टिंग फेज में आपने सबसे पहले फर्स्ट वर्जन ऑफ ऐसे लिया, इसमें आपने इंट्रोडक्शन किया, बॉडी के पैराग्राफ के बारे में और कंक्लूजन के बारे में, यानी आपने फर्स्ट जो वर्जन आपने है वो लिख लिया। इंट्रोडक्शन में आपने बॉडी के पैराग्राफ्स का भी लिखा कि ये मैंने हेडिंग्स देनी है, यानी हेडिंग्स आपने दे दी, और आगे पैराग्राफ को आप लिखोगे कि इस पैराग्राफ में मैं ये चीज एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। तो एंड पे आप कंक्लूजन लिखेंगे। ये क्या ड्राफ्टिंग फेज में आ जाएगा। तो ये क्या ड्राफ्टिंग फेज में आ जाएगा कि आपने फर्स्ट वर्जन ऑफ ऐसे लिख लिया है। ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आता है रिवाइजिंग फेज, मेकिंग चेंजेस टू इम्प्रूव कंटेंट एंड स्ट्रक्चर्स। तो ये इसमें क्या होता है, आप चेंजिंग करते हैं, रिवाइज करते हैं कि मेरा जो कंटेंट है वो किस तरह इम्प्रूव होगा, किस तरह अच्छा होगा, और किस तरह मैं इसको मजीद अच्छा कर सकूंगी। यानी रिवाइज आप कर देते हैं ना कि इस बॉडी के ये मैंने हेडिंग दी थी और इस तरह इस हेडिंग में ये चीजें आती हैं। ठीक है। तो इस तरह आपका जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है और उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रोवाइड हो जाती हैं चीजें। फिर एडिटिंग फेज आता है, करेक्टिंग ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग एरर। यानी जो चीजें आपको इसमें चाहिए होंगी वो आप रख लेंगे और जो चीजें आपको नहीं चाहिए होंगी वो आप इसमें से निकाल देंगे। कि किस तरह निकालेंगे, आप ग्रामर को ठीक करेंगे, आप पंक्चुएशन को ठीक करेंगे और स्पेलिंग एरर्स को ठीक करेंगे। प्रूफ रीडिंग फेज, फाइनल वर्जन टू कैच एनी रिमेनिंग एरर। तो आप क्या करेंगे, एक दफा फाइनल तरीके से आप देख लेंगे कि कोई भी एरर तो मौजूद नहीं है इसमें। ठीक है। तो ये क्या, प्रूफ रीडिंग फेज। तो कौन कौन सी फेजेस हैं, फेजेस ऑफ ऐसे राइटिंग: प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग। प्लानिंग में आप क्या करोगे, आप प्लान करोगे चीजों को कि इस ऐसे में मैंने ये चीजें लिखनी है, मैंने इसकी हेडिंग्स क्या देखनी है, मैंने इसके क्या क्या मैंने लिखना है इसके बारे में। तो आप तमाम चीजें प्लान करोगे। ड्राफ्टिंग में आप क्या लिखोगे, इसका इंट्रोडक्शंस लिखोगे, इसके क्या चीजें लिखेंगे, आप इसके बॉडी स्ट्रक्चर्स और कंक्लूजन को लिखेंगे। यानी इसमें आप प्लान कर रहे होगे कि मैंने ये चीजें लिखनी है। और ड्राफ्टिंग में आप क्या ड्राफ्ट बना रहे होगे कि ये इसकी हेडिंग्स है। रिवाइजिंग में आप क्या कर रहे होगे कि आप देख रहे होगे कि आप अपने कंटेंट को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। तो आप उसमें जो चीजें आपको चाहिए होंगे वो आप रखेंगे। मतलब इसमें आपने एडिटिंग नहीं अभी करनी, रिवाइजिंग में आप देखोगे कि आप अपने कंटेंट को बेहतर किस तरह बना सकते हैं। एडिटिंग में आप देखोगे, एडिटिंग में आप क्या देखोगे कि ये पंक्चुएशन है, मैंने इसको ठीक करना है और इसको मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स खत्म करने हैं इसमें से। प्रूफ रीडिंग में आप क्या देखोगे, प्रूफ रीडिंग में आप अपने को टेंस का कंक्लूजन निकाल दोगे कि ये जो मेरा फाइनल टच जिसको कहते हैं ना वो है प्रूफ रीडिंग। यानी प्रूफ रीडिंग में आप क्या करोगे, फाइनल रिव्यू टू कैच एनी रिमेनिंग एरर, यानी फाइनल टच दे रहे हैं आप इसमें। आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे के स्ट्रक्चर में क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में आप क्या देखोगे, इंट्रोडक्शन में आप हुक, बैकग्राउंड, इंफॉर्मेशन एंड थीसिस स्टेटमेंट आप लिखेंगे। आप सबसे पहले देखेंगे हुक, यानी एक जो ऐसे पढ़ने वाला है उसकी जो नजर है वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे जाती है, फर्स्ट लाइन पे जाती है। मैं पैराग्राफ किस तरह का लिखा हुआ है, इसमें कौन सी बेसिक या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी होती है। क्योंकि इंट्रोडक्शन तो ये है ना कि फर्ज करें आपने ऐसे लिखा है कुर्सी के बारे में,
ठीक है। तो आप लिखेंगे कि कुर्सी लकड़ी की है, ठीक है, इस कुर्सी के चार टांगे हैं, यानी चार चार टांगे हैं और ये लकड़ी की बनी हुई है और इस लकड़ी की टाइप की बनी हुई है। तो आपने क्या है, एक उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी कि लकड़ी वहां की लाई गई है। तो आप कुर्सी का ये भी थीसिस स्टेटमेंट बनाओगे, क्या कहोगे, आपके कुर्सी बैठने के काम आती है। तो स्टेटमेंट आपने थीसिस एक ऐसी बनानी है जिसपे एक नजर ठहरती है और ये तमाम चीजों का मजमुआ होता है। तो थीसिस स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जिसको कहते हैं ना एक ऐसे का निचोड़, वो होता है थीसिस स्टेटमेंट। बॉडी पैराग्राफ में आप देखते हैं कि उसके मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स एंड ट्रांजिशंस। तो बॉडी पैराग्राफ में ये तमाम चीजें आती हैं कि जिसमें आप ऐसे के बारे में मेन आइडिया, और इसके अलावा जैसे कुर्सी है, कुर्सी कुर्सी के अलावा ये जो सी लकड़ी है, लकड़ी क्या क्या काम करती है, इसके फायदे क्या है, ये किस जगह पे पाई जाती है, किस जगह पे नहीं पाई जाती है, इंसानों के लिए किस तरह फायदेमंद होती है। तो ये क्या है, ये कुर्सी की डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की हैं और ट्रांजिशंस भी बॉडी के पैराग्राफ को प्रोवाइड करती है। कंक्लूजन में आप देखते हो दिस स्टेट्स थीसिस समराइजेस मेन पॉइंट क्लोजिंग थॉट्स। तो इसमें आप देखते हैं कि इसमें जो थीसिस आपने बनाई होती है ना, तो इसको सीधा पदरा जिस तरह कहते हैं वो किया जाता है कि सही तरह अरेंज मेथड में आप उनको बताते हैं कंक्लूजन में, जो कि थीसिस स्टेटमेंट जो कि ऊपर आपने लिखी थी कि कुर्सी एक आरामदेह फर्ज करें चीज है, ठीक है। तो आप एक रीस्टेट करोगे उसको, आप उनको बताओगे कि ये जो कुर्सी है ये तमाम इंसानों के लिए एक आरामदेह चीज मुहैया करती है और वो है आपकी कमर को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, कि आपको एक थकावट से एक किस्म का बचाती है। तो ये क्या है, एक रिस्टेट थीसिस बन गई है ये। और इसके अलावा समराइजेस मेन पॉइंट्स, कि इसमें जो जो मेन पॉइंट्स आए कि ये लकड़ी इधर की आई हुई थी और मैंने ये जो लकड़ी है ये इस जंगल से लाई गई थी और इसको इस कुल्हारे ने काटा। तो ये क्या, थोड़ी थोड़ी आप चीजें इनमें मेन पॉइंट्स आप ऐड करेंगे। और इसमें क्लोजिंग थॉट्स भी आए। Outline of essay: an essay outline is a structured plan that organizes main idea and supporting points to guide the writing process। जैसे कि फर्ज करें आप लिखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जब आप लिखते हैं आपने ऊपर हेडिंग क्या दी, आउटलाइन क्या दी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। नीचे आपने लिखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या आता है, इसमें थोरेक्स आता है, लंग्स आते हैं, इसमें क्या रोल प्ले होता है, फेफड़े इंसानी चीज के लिए कितने फायदेमंद होते हैं और ये क्या होता है, एक किस्म की हवा अंदर लेके जाते हैं, बाहर लेके जाते हैं। इस तरह इंसान को सांस लेने में बहुत ज्यादा आसानी मिलती है, किनके जरिए, फेफड़ों के जरिए। तो आप ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड किया, स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है कि इसने क्या क्या काम किया है। तो ये क्या सपोर्टिंग पॉइंट्स उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ऊपर मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा, नीचे मैंने उसकी डिटेल लिखी। तो क्या है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड की और उसी से रिलेटेड मैंने आउटलाइन बनाई हुई थी। फिर हुक, हुक का मतलब है इंगेज ओपनिंग स्टेटमेंट, कोटेशंस आप कह सकते हैं, क्वेश्चन और फैक्ट, जिसपे आके नजर ठहर जाए। जैसे कायदे आजम ने फरमाया काम काम काम, तो मेरी आके नजर ठहरी ना इस स्टेटमेंट पे। तो ये क्या है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सको, कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हकीकत के बारे में आप बता सके। जैसे कि बताते हैं कि जो पाकिस्तान का झंडा है उसमें सफेद और सब्ज रंग आता है, तो ये क्या, ये फैक्ट है। मेरी नजर ठहरी। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड ऑन दी टॉपिक। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मैंने बताया, इसमें ट्रेकिया भी आता है, लंग्स भी आते हैं, थोरेक्स भी आती है और हवा जो सी है, इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर के बारे में मैंने बताया, इंस्पायर्ड प्रोसेस, एक्सपायर्ड प्रोसेस के बारे में बताया। तो मैंने क्या, सारी बैकग्राउंड नॉलेज इनको दे दी है टॉपिक से रिलेटेड। तो ये क्या है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। थीसिस स्टेटमेंट क्लियरली स्टेट्स द मेन आर्गुमेंट्स और पॉइंट, यानी थीसिस स्टेटमेंट मैंने बताया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में और नीचे मैंने ग्लोबल वार्मिंग की हर किस्म की मैंने डिटेल प्रोवाइड कर दी, इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, ये होता क्या है। तो ये क्या है, ये थीसिस क्या थी, प्रॉपर स्टेटमेंट मैंने प्रोवाइड की। फिर क्या किया, थीसिस स्टेटमेंट क्या, क्लियर,
concise statement of the main argument or points. Example, regular exercise improves mental health by reducing stress, anxiety and depression. थीसिस स्टेटमेंट है ना कि रेगुलर जो एक्सरसाइज होती है वो दिमागी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। इससे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते हैं। तो मैंने थीसिस स्टेटमेंट आपको दी है, क्लियरली इसमें बताया है कि रेगुलर एक्सरसाइज ये है। फिर मैं रेगुलर एक्सरसाइज करते कैसे हैं, पेट की एक्सरसाइज कैसे करते हैं, हाथ की एक्सरसाइज किस तरह करते हैं और योगा वगैरह कैसे थे, ये तमाम एक रेगुलर एक्सरसाइज के पार्ट्स आते हैं। तो मैंने फिर आगे जाके ये तो मैंने थीसिस बता दी, तो ऐसे में मैं एक एक चीज पकड़ के एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये क्या है, ये थीसिस स्टेटमेंट थी। थीसिस स्टेटमेंट के बाद हम रीड करने लगे हैं बॉडी पैराग्राफ के बारे में। बॉडी पैराग्राफ में आप देखते हैं उसमें शामिल होता है टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, ट्रांजिशन। बॉडी पैराग्राफ में आप सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं मेन आइडिया को ऑफ द पैराग्राफ। सपोर्टिंग डिटेल में आप देखते हो एविडेंस, एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस। ट्रांजिशन में स्मूथली लेड इनटू दी टेक्स्ट पैराग्राफ। तो पूरा का पूरा बॉडी पैराग्राफ में जो टॉपिक सेंटेंस है उसने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है मेन आइडिया क्या है किसी भी पैराग्राफ का। तो टॉपिक सेंटेंस में आपने स्टार्टिंग में लिख दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये क्या टॉपिक सेंटेंस है। तो इससे आपको मेन आइडिया क्या मिला कि जो भी बात होगी इस पैराग्राफ में वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड होगी। सपोर्टिंग डिटेल्स क्या बताई, उसमें आपने एविडेंस दिया, एग्जांपल्स और एक्सप्लेनेशंस दी। उसमें आपने बताया कि इंसान के अंदर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। इंसान क्या, हर जानदार जो अल्लाह पाक ने बनाया है, चाहे वो मछली क्यों ना है, तो उसमें भी रेस्पिरेटरी सिस्टम मौजूद है। तो ये इसमें आप एविडेंस भी दे रहे हैं कि एविडेंस आप किस तरह दे रहे हैं, आप इस तरह दे रहे हैं कि एक जो इंसान है, जो ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे डिवाइड्स होते हैं, फिर एल्विलाई होती है जहाँ पे जाके गैस एक्सचेंज होती है। तो मैंने क्या बताया, मैंने एविडेंस दिया है, मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको बताया है, मैंने फिर आपको एग्जांपल्स दिए है कि ऐसे हवा ये ऐसे गई है। तो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसमें जो ट्रांजिशन है, मतलब मैंने एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में गई हूँ तो बड़ा स्मूथली गई हूँ। तो इस तरह मैंने अपने जो ऐसे है उनको एक बॉडी पैराग्राफ है, उनको एक बॉडी स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किया है। तो फिर आगे मैं देखूंगी कंक्लूजन में देखेंगे रीस्टेट थेसिस, जो समराइज द मेन आर्गुमेंट, यानी रीस्टेट में आपने तमाम चीजें जो जो उनसे पढ़ी थी उनको तमाम को एक्सप्लेन किया। यानी जो थीसिस, आप ये भी कह सकते हो कि जो थीसिस थी उनको थीसिस थी और उससे रिलेटेड जो टॉपिक में वरा मैंने वो तमाम एक्सप्लेन कर दिया। फिर आपने क्या किया, कंक्लूजन में समराइज मेन पॉइंट्स, ब्रीफली रिव्यू की आइडियाज डिस्कस इन दी बॉडी, closing thoughts, leave the reader with something to think about और call to action। तो कंक्लूजन में आप देख लेते हो कि समराइज करते हो मेन पॉइंट्स को, जो कि आप ब्रीफली रिव्यू देते हैं कि आइडियाज जो कि बॉडी में डिस्कस होते हैं। क्लोजिंग थॉट्स आप देखते हो, आप रीडर को छोड़ देते हैं। क्लोजिंग थॉट्स में आप क्या करते हो, लीव द रीडर विद समथिंग टू टेक अबाउट और कॉल टू एक्शन। आप रीडर को छोड़ देते हैं इस चीज पे कि वो कुछ सोच सके और उस सोच में आप क्या है एक्शन ले सके। यानी क्लोजिंग थॉट उसी चीज से रिलेटेड आप रीडर के बताएंगे ना, टॉपिक से रिलेटेड, टॉपिक से हटके कोई भी चीज नहीं होगी। तो ये क्या है, क्लोजिंग थॉट में आते हैं। यानी जाते जाते आप कोई भी नतीजा निकालते हुए आप अगले पर्सन को सोच में डाल देते हैं, लेकिन वो क्या है, सारा कुछ टॉपिक से रिलेटेड ही होता है। राइटिंग टिप्स मिस्टेक्स टू अवॉइड, कौन सी राइटिंग टिप्स आप करेंगे कि आप तमाम गलतियों से बच सकें। सबसे पहले क्या करेंगे, प्लान और आउटलाइन बनाएंगे। ऑर्गेनाइज थॉट बिफोर राइटिंग, यानी आपने प्लानिंग की, आउटलाइन बनाई, आउटलाइन के बगैर तो आगे नहीं ना चले, तो आपने सबसे पहले प्लान बनाया, आउटलाइन बनाई, इससे एरर्स कम हो जाते हैं। बी क्लियर एंड कंसाइज, अवॉइड अननेसेसरी वर्ड्स एंड स्टे ऑन टॉपिक। आप इधर उधर की बातें करने की बजाय आपने टॉपिक पे ही रहना है। कि फर्ज करें कि मैं बात कर रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो मैं उधर ही रहूंगी, इससे मैं माहौल तो नहीं ना लेके आऊंगी। आज मैं गुजरी तो बाहर जानवर चल रहे थे, बाहर मैंने देखा तो लोग एक दूसरे के हाथापाई हो रहे थे, मैं ये चीजें तो नहीं ना लिखूंगी। मैं यही लिखूंगी ना रेस्पिरेटरी सिस्टम
के ही टॉपिक के इर्द गिर्द रहूंगी। तो ये क्या है, मैं क्लियर कंसाइज और कोई भी अननेसेसरी वर्ड्स अवॉइड कर रही हूँ। फिर क्या, यूज ट्रांजिशंस, इंश्योर योर ऐसे फ्लो स्मूथली, यानी एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक कर रहा है, लेकिन वो उससे लिंक कर रहा है जो कि हेडिंग्स दी हुई है। तो ये क्या है, एक स्मूथली पैटर्न के साथ चल रहा है। अब ये तो नहीं है ऊपर मैं बात करूं हिस्ट्री की और नीचे मैं कंक्लूजन की बात कर दूं, नहीं, मैंने तो एक स्मूथली फ्लो के साथ चलना है। फिर क्या करेंगे, एडिट करेंगे, रिवाइज करेंगे, क्या करेंगे, ग्रामर, पंक्चुएशंस और कोहेरेंस में देखेंगे कि क्या मैंने इसमें क्या क्या निकालना है। तो एक जो टॉपिक है ना, वो एक ही चीज से, मतलब एक पैराग्राफ मैं जो लिख रही हूँ उसमें एक मेन पॉइंट होना चाहिए, उसी पे फोकस होना चाहिए, और वो एक जो सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट होना चाहिए। तो इस तरह एडिटिंग और रिवाइजिंग हो जाती है। फिर क्या है, और मैं क्या करूंगी, मैं लैक ऑफ अ क्लियर थेसिस, आपने क्या इंश्योर करता है कि मेन पॉइंट जो उनसे है एविडेंस हो। वीक और अनसपोर्टेड आर्गुमेंट्स, यूज सॉलिड एविडेंस टू बैक अप योर पॉइंट्स। Poor organizations and flow structures your essay logically. Grammatical and spelling error, प्रूफ रीड केयरफुली, आपने इसमें क्या किया, आपने जो थीसिस बनाई है उस कंक्लूजन के साथ मैच करती हो, पूरा पैराग्राफ पूरा ऐसे मैच करता हो। ये तो नहीं है कि थीसिस कोई और हो कंक्लूजन कोई और हो। तो ये क्या है, इस चीजों से हमने बचना है कि मैं ऐसे लिख रही हूँ, मैं बड़ा अच्छा ऐसे लिखूं, और मैं जो सी है अनसपोर्टेड आर्गुमेंट को सपोर्ट ना करूं कि मैं लिख रही हूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम्स इस तरह इस लेवल पे जाके गैस एक्सचेंज करता है। तो मैंने सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको दिया, मैंने रिपोर्ट से आपको बताया। तो ये क्या था, मैं इस तरह मिस्टेक से बची। तो ऐसे आपने आर्गुमेंट्स नहीं देने, हवाई बातें नहीं करनी। ओ माय गॉड, यहाँ से मुझे लगता है ट्रेकिया से गुजरता होगा या ब्रोंकाई से गुजरता तो है ना। तो ये क्या है, मैं वीक आर्गुमेंट्स दे रही हूँ, मैं अनसपोर्टेड आर्गुमेंट्स दे रही हूँ कि जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। गैसेस एक्सचेंज है, यानी हवा जरूर जा रही है मगर उस लेवल पे तो नहीं ना हो रही। तो मैं वीक चीजें दे रही हूँ, मतलब बता जरूर रही हूँ कि गैस एक्सचेंज हो रही है, लेकिन मैं बता गलत रही हूँ। तो इस वजह से क्या है, अनसपोर्टेड डिटेल्स आती है। पुअर ऑर्गेनाइजेशन और फ्लो में आप देखोगे कि आपका जो ऐसा है बड़ा लॉजिकल ही है और उसी टॉपिक से रिलेटेड है, और आप बड़ा लॉजिकली है, उसमें आप एक एक स्ट्रक्चर्स को बड़े डीपली एक्सप्लेन कर रहे हो। और फिर आप जब डीपली एक्सप्लेन कर लेते हो, फिर एंड पे आके आप देखते हो कि मेरा जो ग्रामेटिकल स्पेलिंग एरर तो नहीं है कि मैं लिख रही हूँ रेस्पिरेटरी, तो मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म तो नहीं लिख रही, मैंने ऐसे कोई एरर्स नहीं निकालने। फिर मैंने देखना है प्रैक्टिस और रिसोर्सेज को देखना है, इनकरेज करना है रेगुलर प्रैक्टिस को, कंसिस्टेंस राइटिंग इम्प्रूव स्किल्स। मैंने क्या किया, स्टूडेंट्स की रेगुलर प्रैक्टिस करवाई, मैंने कहा इस टॉपिक से रिलेटेड लिखो, इनकी टॉपिक और वो डेली बेसिस पे लिखते रहे। फिर क्या, रिकमेंडेशंस, रिसोर्सेज, राइटिंग गाइड्स, ऑनलाइन कोर्सेज एंड ग्रामर टूल्स। मैंने उनको टूल्स भी दिए कि ये ऑनलाइन है, अपनी चीजें इस तरह आपने गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की है, ये कोर्सेज हो रहे हैं इस पे। तो मैंने तमाम रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड कर दी कि मुझे एक अच्छा, यानी जिस वक्त भी मैं टेस्ट लूं तो बड़ा अच्छा हो। तो ये क्या है, ये मैंने उनकी प्रैक्टिस करवाई और उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए। फिर मैं क्या करूंगी, इसके लिए राइटिंग रिसोर्सेज जो उनसे है, तो ये क्या है, मैंने रेफरेंसेस दिए ना, मैंने सिर्फ हवाई बातें नहीं की, मैंने क्या किया, उनको बताया ऐसे क्या होता है, ऐसे की फेजेस क्या होती हैं, और आपने कौन कौन सी टिप्स यूज करनी है। टिप्स यूज करने के अलावा मैंने उनकी प्रैक्टिस करवाई, प्रैक्टिस करने के अलावा मैंने उनको एरर्स को रिमूव करना बताया, मैंने उनको ये भी बताया कि ये ऐसे आपने प्रैक्टिस करनी है और ये रिसोर्सेज है, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या किए, ये बुक्स पढ़ के रीड करके आए और उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई और मार्क्स भी अच्छे गेन हो गए। तो ये क्या है, फाइनल टिप्स में क्या करूंगी, स्टार्ट राइटिंग अर्ली टू अवॉइड लास्ट मिनट स्ट्रेस। यानी आपने जो जल्दी लिखना स्टार्ट करना है ना, कि आपको हर टाइम पे स्ट्रेस ना हो, माय गॉड मैंने जितनी हेडिंग्स लिखी थी उतना तो मैं लिख ही नहीं पाई। तो ये तो अफसोस नहीं करना ना। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि आपने जल्दी से आपने ऐसे स्टार्ट कर देना है। आपने क्या करना है, सीक फीडबैक फ्रॉम पीयर्स और इंस्ट्रक्टर्स की प्रैक्टिस टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। ये तो टिप हर पर्सन को पता है कि
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने इंस्ट्रक्टर से फीडबैक लेते हैं, वो आपको बताते हैं इस पॉइंट्स पे आपकी ये गलती थी, नहीं इनको आप इम्प्रूव करो, तो आप इम्प्रूव करते हो। और इस तरह जब आपकी इम्प्रूव करते हैं तो आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाती हैं। तो ये थी राइटिंग एन एसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।